दोस्तों, अगर आप एक प्रोप्राइटर हो, चाहे आप ट्रेडिंग करते हो, सर्विस देते हो या ऑनलाइन बिजनेस चलाते हो और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा प्रोप्राइटरशिप में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पोर्टल पर कैसे अप्लाई करें और अप्रूवल कितने दिन में मिलता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्ञान विदाउट फिल्टर, जहां मिलता है टैक्स और कंप्लायंसेस का रियल प्रैक्टिकल नॉलेज। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोप्राइटरशिप के जीएसटी रजिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि प्रोप्राइटरशिप में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए, मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूँ और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कुछ बेसिक तरीके। आप पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रोप्राइटरशिप क्या होती है और प्रोप्राइटरशिप में जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है। उसके मैं कुछ बेसिक आपको अ, बताऊंगा कॉन्सेप्ट कि कैसे क्या होना चाहिए, कब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, कब अप्लाई है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हम लोग एक फुल ट्यूटोरियल देखेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोप्राइटरशिप का कैसे होता है। तो चलिए, बने रहिए मेरे इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, कंप्लीट जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोप्राइटरशिप पर। प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? सोल प्रोप्राइटर जिसे हम कहते हैं, दी वन पर्सन कंपनी, एक तरीके का मतलब एक ही आदमी रहेगा। सबसे सिंपल बिजनेस स्ट्रक्चर जिसमें मालिक और बिजनेस एक ही होते हैं, एक ही ओनर। बिजनेस का कंट्रोल और प्रॉफिट पूरा एक ही पर्सन के पास होता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस और ओनर लीगली अलग नहीं होते हैं। पैन कार्ड यूसेज, प्रोप्राइटर का पर्सनल पैन कार्ड ही बिजनेस के लिए यूज होता है। नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन, अलग से किसी कंपनी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर सीधा प्रोप्राइटर के नाम पर इशू होता है। प्रोप्राइटरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब जरूरी है? ये अगर आप गुड्स की मतलब में डील करते हो, तो अगर गुड्स का टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर जाता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप सर्विस देते हो, तो सर्विस की जो टर्नओवर की लिमिट है वो अगर 20 लाख क्रॉस क्रॉस कर जाती है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। या फिर अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मतलब माल बेच रहे हो, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। या फिर अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर सेल करते हो, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। और या अगर आप आईटीसी का बेनिफिट लेना चाहते हो कि आप अगर परचेज कर रहे हो और वो टैक्स आपको वापस मिले, जिसे हम इनपुट टैक्स भी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर वो टैक्स आपका वापस मिले जो आप दे करके आए हो, तो उसके लिए भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर हम प्रोप्राइटरशिप का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं? सबसे पहले आपको प्रोप्राइटरशिप का जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो प्रोप्राइटर का पैन कार्ड तो चाहिए चाहिए। आधार कार्ड चाहिए जो कि आपके मोबाइल से लिंक्ड होना चाहिए। आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर हो, ईमेल हो जिस पे ओटीपी जा सके, सॉरी, बिजनेस एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो आपके पास, रेंट एग्रीमेंट हो या प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट हो। अगर आपकी प्रीमाइसेस खुद की ओन नहीं है, रेंटेड है अगर आपका, तो आपको एनओसी भी चाहिए होगा उस ओनर से जिसकी प्रीमाइसेस है, और आपको रेंट एग्रीमेंट भी चाहिए होगा। फिर बैंक अकाउंट प्रूफ, आपका कैंसिल चेक और बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। ये तब आपके लिए एप्लीकेबल होगा जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, और आ जाने के बाद आप बैंक में खाता खुलवा लोगे वो रजिस्ट्रेशन दिखा करके, और वहां से चेक आपको जब इशू हो जाएगी या फिर बैंक स्टेटमेंट इशू हो जाएगा, तब आप जो है जीएसटी पोर्टल पर अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट करोगे। बैंक अकाउंट प्रूफ मैं फिर से बता देता हूँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद ही शुरू होता है, और आपकी एक प्रोप्राइटर की फोटो लगेगी। और हो सके तो फोटो के साथ आप एक सादे पेज पर, प्लेन पेपर पर साइन भी करके दे दीजिएगा जिसकी स्कैन कॉपी लगेगी। और नोट कर लीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन कॉपी में लगेंगे। फिर आपको कुछ एक मतलब प्रैक्टिकल टिप्स मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपका बिजनेस नया है और टर्नओवर कम है, तो आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मतलब अपनी मर्जी से भी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अच्छा, ये अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको क्या मतलब हो सकता है? एक तो आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा,
सबसे पहली चीज। और दूसरी आपकी बिजनेस की जो एक तरीके की क्रेडिबिलिटी होती है, मतलब वो भी अच्छी रहेगी। आधार ऑथेंटिकेशन इज द की। यहाँ बहुत से लोग मतलब भूल जाते हैं, जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब हम लोग कर लेते हैं पूरा कंप्लीट, तो एक आधार ऑथेंटिकेशन आपको कराना पड़ता है। जो एक आपकी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस जो आपने स्टार्टिंग में पोर्टल पर रजिस्टर्ड करी होगी, वहां पे एक लिंक जाता है जहां से आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराना जरूरी है। और वहां के आप जो आधार पे आपको मोबाइल नंबर लगा होगा, वहां पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद ही आपका प्रॉपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सबमिट माना जाएगा। अगर ये आखिरी स्टेप आधार ऑथेंटिकेशन वाला अगर आप नहीं करते हैं, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अगर आप ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं, तो आपको 3 से 7 दिन के अंदर अंदर, अगर आपकी सब कुछ डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट को ठीक लगते हैं, तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट ग्रांट कर देता है। अगर आप ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं, तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकता है, जिसमें 30 दिन से ज्यादा का समय भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लग सकता है, और आपको बहुत से फिर जो है लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ जाएंगी। तो ये कुछ बेसिक मतलब एक तरीके का कॉन्सेप्ट था, जो मुझे प्रोप्राइटरशिप कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको थोड़ा बताना था कि प्रोप्राइटरशिप क्या होती है और प्रोप्राइटरशिप में जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या क्या होता है। अब चलिए मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर जीएसटी की साइट पे ले चलता हूँ, और एक मैं जीएसटी डेमो रजिस्ट्रेशन आपको करके दिखाऊंगा कि पोर्टल पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं जो है आपको जीएसटी की जो आज सबसे पहले आपको गूगल पे अपना जीएसटी लॉगिन करके सर्च कर लेना, और ये जो पहला वाला आ रहा है न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार का आपको पेज ओपन होगा मिलेगा। तो आपको आ जाना है, सबसे पहले यहाँ देखिए लिख के आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन पे, इस पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद जो है सबसे पहले दो ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्परेरी रेफरेंस नंबर टीआरएन जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन की जब हम लोग सारी प्रोसेस ये कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको जाकर के टीआरएन जनरेट होगा। टीआरएन जनरेट जब हो जाएगा, तो आप टीआरएन डालेंगे और ओटीपी लेकर के आपको जीएसटी के सारे पेजेस पे आपको वो रखिएगा जाकर के, जहां आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो मैं कुछ यहाँ पे डिटेल्स अपनी डाल करके आपको वो पेजेस पे ले वो पेज पे ले चलता हूँ। सबसे पहले आपको आई एम आपको बताना है कि आप क्या है, टैक्स पेयर हैं, टैक्स डिडक्टर हैं, टैक्स कलेक्टर हैं, किस लिए आप जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना सबसे पूरा चाहते हैं। तो आई एम सबसे पहले टैक्स पेयर, अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। मोस्टली लोग जो है टैक्स पेयर की कैटेगरी में फॉल करेंगे, तो आई एम अ टैक्स पेयर। फिर आपको अपना स्टेट से सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। तो जैसे मैं उत्तर प्रदेश में लेना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में ले लिया। और फिर आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है। तो मैंने जैसे डिस्ट्रिक्ट कानपुर डाल दिया अपना। फिर आपको लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन दी पैन। तो आपको अपना यहाँ पे नाम डालना है, जो भी प्रोप्राइटर का नाम रहेगा। तो जैसे मैं नाम डाल लेता हूँ अपना अभिषेक त्रिपाठी। ये मैंने नाम डाल दिया। जो भी आपका एज मेंशन इन दी पैन, जो पैन पे होगा आपको वही डालना है। फिर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर अपना पैन डालना है। पैन डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। याद रखिए यहाँ पे वही ईमेल एड्रेस डालिएगा जो आपका बिजनेस का हो, जो वैलिड हो, चलता हो, जिसपे ओटीपी आ पाए। और मोबाइल नंबर भी आपको वही डालना है जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, चलता हो, और जिसपे ओटीपी आ पाए। फिर यहाँ पे आप जो है ये कैप्चा डाल देंगे, और कैप्चा डालने के बाद आप इसको प्रोसीड कर लेंगे। तो मैं ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ, प्रोसीड करके मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है जैसे ही प्रीवियस पेज में सारी डिटेल्स अपनी भर दी, पैन भर दिया, ईमेल आईडी भर दी और मोबाइल नंबर भर दिया, और जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, तो इसने मुझे नेक्स्ट पेज पे वेरीफाई ओटीपी करने को कहा। तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और एक मेल पे ओटीपी आएगा। मैं दोनों ओटीपी डाले दे रहा हूँ। मेल का जो मेरा ओटीपी है वो 857736 है। और जो मेरा मोबाइल नंबर का ओटीपी है वो है 718774। और जैसे ही आप अपने ओटीपी वेरीफाई करा लेंगे, उसको प्रोसीड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक टीआरएन जनरेट हुआ जिसकी मैं बात कर रहा था। ये टीआरएन आपको
स्क्रीनशॉट लेके या फिर फोटो लेकर के आपको सेव कर लेना है कहीं पे, जब तक आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल नहीं जाता। क्योंकि अगर आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर किसी भी प्रकार की नोटिस आती है, डिपार्टमेंट आपसे किसी भी प्रकार का क्लेरिफिकेशन करना चाहता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो आपको इसी टीआरएन से लॉगिन करके वहां पे उसका रिप्लाई लगाना पड़ेगा। तो ये टीआरएन आप जरूर संभाल के रखिएगा। इस चलिए, फिर मैं जो है आपको अब आगे का स्टेप बताता हूँ कि आपको अब इतना करने के बाद आगे क्या करना है। तो देखिए नीचे आपको ये प्रोसीड का बटन दिख रहा होगा। इस प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए हम लोग उसी पेज पे आ गए जहां से हम लोग ने स्टार्टिंग करी थी। सबसे पहले हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे करके हम लोग ने इतना पूरा फंडा किया। अब हम लोग को टेम्परेरी रेफरेंस नंबर हम लोग को मिल चुका है। तो अब हम लोग यहाँ से सीधे एप्लीकेशन को अपनी एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो अपना टेम्परेरी रेफरेंस नंबर डाल दिया जो मुझे मिला, और मैंने यहाँ पे कैप्चा डाल दिया, और ये डालने के बाद मैंने प्रोसीड कर दिया। तो एक लास्ट ओटीपी आपके पास और जाएगा। वो ओटीपी जैसे ही आप डाल देंगे, तो आप जो है जीएसटी पोर्टल के एप्लीकेशन पेज पे एक्सेस कर लेंगे। तो मैं अपना जो रिसेंट ओटीपी आया है वो मैं डाले दे रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो ओटीपी डाल दिया है और प्रोसीड कर दिया है। प्रोसीड करने के बाद जो है आपको ये जीएसटी पोर्टल के एप्लीकेशन टैब पे ले जाएगा, और ये जो आपको पेंसिल टाइप का एक ऑप्शन दिख रहा है एक्शन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो देखिए ये इसने सारे कॉलम्स खोल दिए जो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए पूरा आपको फिल करना पड़ेगा। देखिए अभी मैंने कुछ नहीं फिल किया, तो प्रोफाइल मेरी 0% है। जैसे जैसे मैं फिल करता चलूंगा, प्रोफाइल मेरी 100% होती चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपका लीगल नेम ऑफ द बिजनेस आएगा लिख करके, पैन आएगा आपका लिख करके, डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ पैन जो है नॉट अवेलेबल आ रहा है। ट्रेड नेम आप डाल देंगे यहाँ पे, जो भी आपका बिजनेस का ट्रेड नेम होगा, फला 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 एबीजी XYZ जो भी होगा। तो मैं ऐसे डाल दिया जैसे मैंने। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस आपको बताना है कि आप किस आपका बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जैसे हम लोग का प्रोप्राइटरशिप है, तो मैं प्रोप्राइटरशिप का पूरा जो है, कर रहा हूँ। अभी आपको कंपनी का सीखना हो कि प्राइवेट लिमिटेड का कैसे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, या फिर जो एलएलपी का कैसे कराया जाता है, सब कुछ कैसे कराया जाता है, पार्टनरशिप का कैसे कराया जाता है, तो आप बताइएगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, और मजा आएगा उसको भी समझने में। तो अभी फिलहाल मेरा प्रोप्राइटरशिप का है, तो मैंने प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको कुछ आपका एडिशनल ट्रेड नेम भी हो बिजनेस का ऊपर ट्रेड नेम के अलावा, तो यहाँ पे आप जो है वो उस ट्रेड नेम को डाल के यहाँ पे ऐड करा लेंगे। फिर आपका ये स्टार्टिंग से आएगा ही आएगा। आपने जो स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन भरी, डिस्ट्रिक्ट और नेम, स्टेट का आपका पूरा कहाँ पे। आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर आप सीटीपी के थ्रू, मतलब एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपको चालू करना पड़ेगा, और आपको बताना पड़ेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कब तक के लिए रिक्वायर्ड है, कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक का वो रजिस्ट्रेशन वैलिड है। फिर अपने आप वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपको वो बताना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम के भी ऊपर मैं आपको वीडियो कभी बनाऊंगा और बताऊंगा कंपोजिशन स्कीम क्या होती है जीएसटी में। फिर जो है अगला ऑप्शन पूछता है ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A। अच्छा, इसमें होता क्या है कि ये जो ऑप्शन है, इसको आपको अपने बिजनेस के नेचर के हिसाब से देखना पड़ेगा। ये रूल 14A कहता क्या है कि अगर आपकी जीएसटी में आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अगर 2.5 लाख से नीचे है, तो आप रूल 14A जो है में आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। और अगर आप 2.5 लाख से ऊपर है आपकी जीएसटी में आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, तो आप रूल 14A में नहीं फॉलो करोगे। ठीक है, अगर रूल 14A में अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन को 1 घंटे या फिर 2 घंटे 3 घंटे के अंदर आपको जो है रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अगर आपकी 2.5 लाख से ऊपर है, तो आप जो है रूल 14A में नहीं फॉलो करोगे, और आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाओगे। तो ये ऑप्शन इतना कोई जरूरी है भी नहीं, और है भी, ये आपको अपने बिजनेस के नेचर के हिसाब से देखना पड़ेगा। फिलहाल जो है, अगर मैं स्टार्टिंग में अगर आपको बोलूँ, तो आप जब आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो यहाँ पे आप जो है इसको नो ही कर दो स्टार्टिंग से, यस ना करो। क्योंकि फॉर एग्जांपल जो है कभी भी आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अगर 2.5 लाख से ऊपर जाती है, तो हम लोग को ये ऑप्शन याद रखना पड़ेगा कि हम लोग ने यहाँ पे इसको यस करा है, और ये फिर वॉयलेट हो जाएगा सेक्शन। तो आप इसको नो करके ही एक बार रजिस्ट्रेशन कराओ। फिर आपको रीजन बताना है कि आप रजिस्ट्रेशन जो है क्यों ले रहे हो। आप थ्रेशोल्ड आपकी जो
टर्नओवर है वो क्रॉस हो चुका है, या फिर इंटर स्टेट सप्लाई जैसे मैंने आपको पीपीटी में दिखाया था, तो आपको या फिर डीमर्जर हो रहा है, डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर हो रहा है, फला फला चीजें पूछ रहा हो, तो सबसे बढ़िया मैंने आपको बताया था कि वॉलंटरी बेसिस आपको सेलेक्ट कर लेना है। वॉलंटरी बेसिस के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, और आपको 95% केसेस में वॉलंटरी बेसिस पे ही सिलेक्ट करना है। फिर डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिस दिन आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ हो, आपको वो डेट डाल देनी है। फिर इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन है किसी अथॉरिटी के, तो वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। ये पॉइंट जो है कंपनीज के केस में, एलएलपी के केस में मतलब वेरी करता है। अभी हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे। फिर जो है यहाँ पे आपको अपना जो है डॉक्यूमेंट्स, ट्रेड नेम का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे आप जो है अपना पैन अपलोड कर लीजिएगा, जो भी आपका प्रोप्राइटर का पैन होगा। इतना सब करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट अपने एप्लीकेशन टैब पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग को प्रमोटर्स और पार्टनर्स की डिटेल भरनी है। तो यहाँ पे हाँ, जैसे अपना नाम मैंने डाल दिया है, आपको फादर्स नेम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देनी, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, डिजिग्नेशन बता देना है, प्रोप्राइटर हो आप, पैन नंबर आपका ऑटोमेटिक विजुअल होकर के आ रहा होगा, आपको अपना पता डाल देना है, और यहाँ पे आपको अपना जो है पिक अपलोड कर देनी है। और याद रखिएगा, पिक आपकी 100 KB से नीचे ही होनी चाहिए। ठीक है, इतना सब। फिर हम लोग को ये वाला ऑप्शन जो है, अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, कि आपको यस कर लेना है। हालांकि आपके केस में ऑथराइज सिग्नेटरी एक ही रहेगा प्रोप्राइटर के केस में, तो इसको ऑप्शन को आप नो भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। वैसे आप इसको यस कर लीजिएगा। अगर आप कंपनी एलएलपी पार्टनरशिप करते हैं तो इसमें तब तो यस करना ही पड़ेगा। मैं प्रोप्राइटरशिप के केस में भी यस कर लोगे आप, तो कोई इसमें इशू नहीं है। ये करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। फिर आप नेक्स्ट चले जाएंगे, तो ऑथराइज सिग्नेटरी का यहाँ पे आपको जो है इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप ही हो ऑथराइज सिग्नेटरी, प्रोप्राइटरशिप में आप ही रहोगे। इसको टिक कर लेना, इन्फॉर्मेशन आपको अपनी फिल कर देनी है। लास्ट पेज से जो आपने फिल करी होगी अपने आप उठ करके आ जाएगी। यहाँ पे सब कुछ जो है आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिर से मिला लेनी है कि सही से सब कुछ उठ करके आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर जो है आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड, आपका जो फोटो है ऑटोमेटिक आ जाएगी, जो भी आपने पीछे अपलोड करी होगी। और यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, देखिए, द प्रूफ ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोप्राइटरशिप हु इज आल्सो एन ऑथराइज सिग्नेटरी, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप के केस में आपको कोई ऑथराइज सिग्नेटरी का डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप एलएलपी कंपनी या पार्टनरशिप है, तो आपको ये बना करके एक फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा, नोटरी करा करके। तो ये आपको टैब जो है, जैसे ही आप ऊपर सिलेक्ट करोगे इस ऑप्शन को, तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं फिल होगी तो आपको फिल कर लेनी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, और ये तक फिल करने के बाद जो है आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे, तो आपको ये नेक्स्ट पेज पे ले आएगा। अब ये डिटेल्स ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपकी मांग रहा है। अगर आपको कोई सीए, सीएस या एडवोकेट अगर इसको मतलब हैंडल करता हो, तो आपको उसका पूरा यहाँ पे डालना है, इसकी इनरोलमेंट आईडी डालनी है, नाम पता सब कुछ डालना है, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कराना है। तो मेरे केस में नहीं है, मैं जो है इस ऑप्शन को जो है सेव एंड कंटिन्यू करके ही आगे बढ़ जाऊंगा। अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैब है पूरे एप्लीकेशन का, अगर मैं कहूँ, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अच्छा देखिए, जैसे जैसे मेरी प्रोफाइल कंप्लीट होती जा रही है, ये रेशियो भी परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो हम प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे हैं। इस पे आपको क्या करना है, बिल्कुल सही सही आपको अपने घर का जो भी बिजनेस प्रेमाइसेस है उसका पता डालना है, और उसका डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना पड़ेगा। चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे वो आपका प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट हो, कुछ भी हो, आपको अटैच करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी ओन्ड नहीं है, मतलब प्रोप्राइटर की प्रॉपर्टी खुद की ओन्ड नहीं है, किसी की मतलब रेंटेड है, तो उसको उस ओनर का एनओसी भी लगेगा, रेंट एग्रीमेंट भी लगेगा, और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगेगा। तो जो है ये डॉक्यूमेंट्स आप तीनों अरेंज करके रखिएगा। अगर आपका क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट मांगता है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे और आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पिन कोड डाल दीजिए आप अपना। डालने के बाद आपको सिलेक्ट करना है हर ऑप्शन। डालने के बाद आप कंटिन्यू ना करना, इंटर विंटर ना मारना, आप हर ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है। जैसे मैं डाल रहा हूँ, और ये देखिए सिलेक्ट करा, तभी ये फिल होगा। इसके बाद आपको जो है, जो मैंडेटरी फील्ड है वहां पे अपना कुछ ना कुछ डालना है, जो भी आपका मैच कर रहा हो। मैच करने के बाद जो है, जैसे कुछ भी ऑप्शन खुला तो वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपका नेम ऑफ द प्रेमाइसिस डाल दीजिए, अगर प्रेमाइसिस का कुछ नाम हो तो डाल दीजिए, नंबर हो उसका तो वो डाल दीजिए। इसके बाद आपको जो है, आपको अपना कौन से सेक्टर में आप लग रहे हो,
ये आपको पता करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा गूगल अपना न सर्च थोड़ा करना पड़ेगा कि आपका जो एरिया वो कौन से सेक्टर किसमें फॉल कर रहा है, वो आपको करना पड़ेगा। आपका कमिश्नरेट जो है वो कौन है, एक ही आ रहा है जैसे मेरे कानपुर का। अगर आपके में डिवीजन है, डिवीजन कभी कभी तीन चार आते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से डिवीजन में फॉल कर रहे हो। ये इसमें थोड़ा आपको जो है अपने आप से कोशिश करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा कि कौन से डिवीजन कौन से रेंज में जो है आपका एरिया ये सब जो है जुरिडिक्शन फॉल कर रहा है। फिर इसके बाद जो है आपको इंफॉर्मेशन जो है ये सब फिजिबल और ऑटोमेटिक हो करके आएगी पीछे से ही। अब एक मेन टैब है, यहीं पे मतलब मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको इसको बताता हूँ, नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ द प्रीमाइसेस। अगर आपकी प्रीमाइसेस ओन है, तो यहाँ पे ओन आने के बाद आपको सीधे सीधे इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मैंने लगा दिया। ये देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने दोनों में लगा दिया। क्योंकि ओन है तो आपको कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा देना है। लेकिन अगर आपकी प्रीमाइसेस ओन नहीं है, आपकी प्रीमाइसेस अगर रेंटेड है, तो आपको जो है रेंटेड सेलेक्ट करना है। और रेंटेड सेलेक्ट करने के बाद प्रूफ ऑफ द प्रिंसिपल पे प्लेस ऑफ द बिजनेस में सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट कर लेना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको लगा देना है। और फिर यहाँ पे भी आपको आकर के रेंट एग्रीमेंट अगर आपका बना हो, रेंट एग्रीमेंट लगा दीजिएगा। या और एनओसी साथ में जो है आप रेंट रिसीट की एनओसी जो है कुछ आपको बना करके एनओसी आप रेंट एग्रीमेंट में अटैच करके मर्ज करके लगा दीजिए। और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, और 2 MB से नीचे की आपकी फाइल होनी चाहिए। और यहाँ पे आप दोनों चीजें आपको लगानी पड़ेंगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है, ओन्ड है तो आपको कुछ नहीं लगाना है, सीधे इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा देना है। अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है रेंटेड है अगर आपकी, तो आपको फॉर एग्जांपल जैसे आपकी प्रॉपर्टी है और आपने माता जी से रेंट ले रखी है, तो माता जी की एनओसी लगेगी उनसे। और अगर रेंट एग्रीमेंट बना तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा। और यहाँ पे दोनों चीजें आप मर्ज करके नीचे वाले में लगा दोगे, ऊपर वाले में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाओगे। एक और पॉइंट मैं बता दूं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आपका पता हो वही पता आपको ऊपर भरना है। अगर कुछ भी मिसमैच हुआ तो आपका रजिस्ट्रेशन में नोटिस आ सकती है और आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ जाएगा, और आपको डॉक्यूमेंट्स अपने चेंज करने पड़ जाएंगे। तो जो पता इलेक्ट्रिसिटी बिल में हो, आप वही पता ऊपर यहाँ भरेंगे। और यही पता से आप जो है अपना रेंट एग्रीमेंट और एनओसी में डालेंगे और नोटराइज कराएंगे। कुछ भी चेंज मत कोशिश करिएगा। ए है ए ही रखिएगा, बी नहीं रखिएगा, वरना रजिस्ट्रेशन जो है ग्रांट नहीं करेगा अथॉरिटी। फिर इसके बाद आपको नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट अबव बिजनेस प्रेमिसेस, आपको अपना नेचर बताना है कि आप मतलब किस तरीके की सर्विसेज या फिर गुड्स दे रहे हो, आपका किस तरीके का बिजनेस टाइप है, होलसेल है, रिसीप्ट है, सर्विसेज दे रहे हो, एक्सपोर्ट है, जो है आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर आपका कुछ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब जो इस बिजनेस से मतलब जो इस यहाँ पे आप धंधा करें उसके अलावा भी कोई अगर आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके जो है इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी इस वाले टैब में, ये नेक्स्ट वाले में। अगर आपका नहीं है तो इसको जो है आप ऑफ ही रखिएगा। फिर इसको आप सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। कोई भी आप मैंडेटरी फील्ड छोड़िएगा नहीं, वरना आपको जो है आगे बढ़ने नहीं देगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले सकता हूँ, ले चलता हूँ। ये आपको फिल नहीं करना है क्योंकि आपकी में हम लोग की में वैलिड नहीं है। अगर आपकी में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो तो पहला वाला जो टैब है उसमें आप उसको क्लिक करेंगे, और तब जाके यहाँ पे आप अपना बिजनेस का पूरा जो है एडिशनल प्लेस डालेंगे। फिर ये आ जाता है गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे आपको जो है अपने HSN डालने हैं। अब कौन से गुड्स में सर्विसेज में आप फॉल कर रहे हो, जैसे आप जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो लेदर शूज की, तो आपको गूगल पे अपना जो है HSN कोड डाल लेना है, HSN कोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर शूज। और वहां पे वो कोड आ जाएंगे, तो आपको जो है तीन चार बिजनेस के कोड जो है इसमें बता रहा है प्लीज स्पेसिफाई टॉप 5 कमोडिटीज। तो आपको मतलब पांच तो HSN कोड डालिए डालें। तीन तीन डाल देंगे, तीन से भी काम हो जाएगा। गुड्स हो तो गुड्स में डालिएगा, अगर सर्विसेज हो तो सर्विसेज सेलेक्ट करके सर्विसेज में डालिएगा। फिर आप HSN डालने के बाद जो है ये है आपकी इंफॉर्मेशन। ये हम लोग की स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, ये हम लोग के लिए वैलिड नहीं रहेगी। इसको जो है आप आगे बढ़ जाएंगे, इसको सेव एंड कंटिन्यू करके।
इसके बाद आपका ऑप्शन आएगा ये आधार ऑथेंटिकेशन का। आधार ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन में आपको जो है यस ही करना है, इस ऑप्शन को आप नो नहीं करिएगा वरना आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको जो है और एक तरीके की परेशानी हो जाएगी। इसको यस करिएगा। यस करने के बाद जो है आपकी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा सही आ रही कि नहीं आ रही है, और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये खुल जाएगा आपका। और यहाँ हम अभी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करी है, तो जिसकी वजह से पूरा नहीं खुल रहा है। एक बार मैं देख लेता हूँ अगर खुल जाए तो। अभी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करी है, तो ये पेज जो है शायद पूरा खुल नहीं रहा है, या फिर मे बी शायद सर्वर एरर हो डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा प्रोप्राइटर का, जैसे मेरा अभिषेक त्रिपाठी, यहाँ पे नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्लेस का अपना पता डाल देना है, और यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन आएगा शायद आपको सबमिटिंग करने का, कैसा क्या करने का, ईवीसी के थ्रू या फिर डीएससी के थ्रू, शायद कुछ ऑप्शन आएगा। अगर पेज खुल जाए तो मैं आपको बता दूं। पेज खुल नहीं रहा है, तो बेसिकली मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे अभी विंडो चल नहीं रही है डिपार्टमेंट की। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको नाम लिखना है, मतलब नाम आएगा, लिख करके आप ड्रैग करेंगे अपना, यहाँ पे नाम आ जाएगा। पता आ जाएगा। पता आने के बाद जो है आपको जो भी और इन्फॉर्मेशन मांग रहा हो, आपको क्या बोलते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन टिक करने को आप टिक कर दीजिएगा। और टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, या फिर फाइलिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा, आपको आखिरी में ओटीपी करानी है। और ओटीपी कराने के बाद जो है एप्लीकेशन आपको सबमिट कर देंगे। सबमिट आप कर देंगे एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी मेल पे, जो भी रजिस्टर्ड मेल एड्रेस आपने यहाँ पे डाली होगी, वहां पे एक लिंक जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन का। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आपका एक टैब ओपन हो जाएगा। टैब में आप जो अपना आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालने के बाद जो आप टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पे क्लिक करेंगे, तो आपके आधार नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी जैसे ही आप वेरीफाई करा लेंगे, तो आपका आधार आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। और जैसे ही आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, तो ये जो आपका ये एप्लीकेशन है, तब जाकर के पूरी सबमिट मानी जाएगी। आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद आपको यहाँ आकर के कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे आकर के दोबारा से ओटीपी कराएं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार वहां पे आप ऑथेंटिकेशन करा लेंगे, ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक आपने पहले सबमिट कर दी थी, यहाँ पे आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है। बस एक बार अगर आपको आना हो तो ओपन करके यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन वाले टैब में आकर के वहां पे टिक लग जाएगा कि हाँ आपने आधार ऑथेंटिकेशन करा लिया है। वो जरूर करा लीजिएगा, वरना आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट नहीं मानी जाएगी। अगर आप ये कर लेते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के पास सबमिट हो चुकी है। वो आपकी पूरी एप्लीकेशन को चेक करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को जो आपने अटैचमेंट लगाएंगे वो चेक करेगा। अगर उसको कोई गलती नहीं लगती है, या फिर किसी भी तरीके की आपके में एरर नहीं लगती है, तो आपको वो 3 से 7 दिन के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। अगर आपके में कुछ उसको क्लैरिफिकेशन मांगना होगा, तो आपको वो नोटिस के थ्रू पूछ पूछ लेगा कि फॉर एग्जांपल आपका एड्रेस मिसमैच हो, या फिर आपको जो है आपने गलत कुछ डॉक्यूमेंट लगा दिया हो, तो आपको बता देगा, और वो आपको सही तरीके से अपडेट करके दोबारा एप्लीकेशन आपको सबमिट कर देनी है। तो ये था कुछ आज का वीडियो, जो मुझे लगा कि मतलब बताना चाहिए मेरी पब्लिक को। तो मैंने आज इस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोप्राइटरशिप का कैसे किया जाता है, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल भी लाऊं, तो कमेंट में लिखिए जीएसटी रिटर्न वीडियो, तो मैं बता लाऊंगा उसके ऊपर भी। और अगर आपको मेरा तरीका समझाने का अच्छा लगता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ यहाँ मिलेगा आपको प्रैक्टिकल रियल नॉलेज, बिना किसी फिल्टर के। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।